Hello everyone, welcome to Financial Tree Company where we talk about tax and finance related matters. आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जो कि है टैक्स ऑन ऑनलाइन गेमिंग्स एंड कसिनोज़। यानी ऑनलाइन गेमिंग, कसिनोज़ और गैम्बलिंग, बेटिंग में क्या टैक्स के इम्प्लीकेशंस हैं, आज हम वो समझेंगे। ऑनलाइन बेटिंग और गैम्बलिंग इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रेट से हाइक हो रही है। इंडिया में करीबन 9 करोड़ डीमैट अकाउंट्स हैं, बट 13 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनके गेमिंग इंडस्ट्री में अकाउंट्स हैं। यानी 13 करोड़ लोग जो है वो ज़्यादा 13 करोड़ लोग जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व है इन शेयर्स के ट्रांजैक्शंस के हिसाब से भी। यानी शेयर्स में इन्वेस्ट करके जो लोग कमाना चाहते हैं, जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं, उससे ज़्यादा लोग इन्वॉल्व है गेमिंग इंडस्ट्री में, जहां वो वर्चुअल नुकसान या वर्चुअल फ़ायदे की भी बात करते हैं और जहां हैवी अमाउंट इन्वेस्ट भी करते हैं गेम्स को खेलने के लिए। IPL हुआ, ड्रीम 11 हुआ, पोकर्स गेम्स हुए एंड रमी गेम्स हुए। ये गेम्स जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं। ऑनलाइन वेबसाइट्स जो है वो गेम्स लॉन्च करती है जिसके पीछे जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा इन सब गेम्स को खेलना पसंद करते हैं और हैवी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। मुझे ऐसे बहुत से कॉल्स आते हैं जहाँ पे वो बोलते हैं कि हमने ये सब गेम्स खेले हैं, हमने बेटिंग की और हमको रिटर्न्स फाइल करने हैं, हम कैसे करें इसको। तो इससे समझ में आता है कि एक हैवी अमाउंट, एक हैवी जो लोग हैं इंडिया के वो गेमिंग इंडस्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि गेमिंग इंडस्ट्री आगे जाके बहुत हाई रेट में बढ़ने वाली है। लेकिन जितनी आसानी से ये गेमिंग इंडस्ट्री बढ़ रही है, टैक्स इम्प्लीकेशंस उतने ही क्रिटिकल है, जो कि बहुत ही आसान से लैंग्वेज में आज हम समझेंगे कि गेमिंग इंडस्ट्री में क्या टैक्स इम्प्लीकेशंस होते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इनकम टैक्स के दायरे में गेमिंग इंडस्ट्री आती है तो उसमें ऑनलाइन बेटिंग, गेमिंग, गैम्बलिंग और हॉर्स रेसेस या फिर किसी भी तरह की बेटिंग और गैम्बलिंग अगर है तो उसमें इंक्लूड होती है, जिसमें आपको टैक्स रेट डायरेक्टली 30%, फ्लैट 30% टैक्स रेट लगता है आपको, और एप्लीकेबल सरचार्ज और सेस 4% जो है वो भी लगेगा। नाउ जो कंपनीज़ हैं जो कि ये गेम्स को खिलाती हैं, उनके ऊपर लाइबिलिटी है कि अगर 10,000 से ऊपर का विनिंग्स अमाउंट है तो TDS डिडक्ट होगा 30% के हिसाब से। वो 30% प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज और सेस के हिसाब से TDS डिडक्ट करते हैं। अगर कंपनी TDS डिडक्ट नहीं करती है तो जो भी विनिंग अमाउंट है, वो जो विन कर रहे हैं अमाउंट, उसको अपने रिटर्न्स में शो करना है कि उन्होंने लॉटरी, गैम्बलिंग या बेटिंग से इतने अमाउंट जीते हैं और उसके हिसाब से उनको टैक्स भरने हैं। नाउ किस अमाउंट पे आपको टैक्स भरना होगा, तो जो भी आपने अमाउंट जीता है, नॉट ट्रांजैक्शन वैल्यू, मतलब अगर आपने 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन किया है लेकिन आप 20 लाख उसमें से जीते हैं तो आपको 20 लाख के ऊपर टैक्स पे करना है, 1 करोड़ के ऊपर टैक्स पे नहीं करना है। लेकिन अगर आपके कोई गैम्बलिंग लॉसेस है या तो क्या वो विनिंग से सेट ऑफ होंगे, तो इसका इनकम टैक्स के हिसाब से आपके जो भी गैम्बलिंग के लॉसेस हैं वो गैम्बलिंग के प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं होंगे। यानी जो आपकी विनिंग्स है वो डायरेक्टली 30% के हिसाब से टैक्सेबल होगी, आपके लॉसेस इसमें सेट ऑफ नहीं होंगे। रिटर्न फाइल करते समय फ्लैट 30% आपको रेट लगेगा, तो आपको कोई भी एक्सपेंसेस भी अलाउड नहीं होंगे। अगर आपने कोई एक्सपेंस किया है, लॉटरी टिकट्स खरीदा है या कुछ भी किया है, तो वो आपको एक्सपेंस अलाउड नहीं होगा। डायरेक्टली विनिंग्स पे आपको फ्लैट 30% पे करना पड़ेगा। ना ही आपको मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट का एडवांटेज मिलेगा, यानी जो 2.5 लाख मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट है इन केस ऑफ 60 ईयर्स बिलो, तो उस केस में आपको जो भी एग्जेम्पशन लिमिट है उसका बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। कुछ ऐसा चीज़ होता है जिसमें आप विनिंग्स जो है वो कभी कैश में मिलती है या तो फिर काइन में भी मिलती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कार मिली है तो कार में ये एश्योर करेगा कार का जो भी
जो भी प्राइज़ मनी को देता है वो इश्योर करेगा कि एप्लीकेबल TDS कट गया हो ना। जो कार पे जो TDS है वो कैसे डिडक्ट होगा, जो मार्केट प्राइस होगी कार की, मान लीजिए आपको इनोवा मिली है, इनोवा की मार्केट प्राइस मान लीजिए 25 लाख है, तो 25 लाख पे आपको जो 30% टैक्स प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज और सेस है उसके हिसाब से जो मनी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है उसकी लायबिलिटी है कि वो टैक्स भरे। दो ऑप्शंस वो ले सकता है, आइदर वो खुद टैक्स अमाउंट बेयर करे, आइदर जो जिनको वो प्राइस मनी दे रहा है उससे टैक्स अमाउंट बेयर करे। ये भी हो सकता है कि कुछ अमाउंट कैश में या कुछ अमाउंट काइंड में दोनों को मिला के प्राइज मनी दे रहे हैं। उस केस में जो कैश कंपोनेंट है उससे आप टैक्स पे करोगे, तभी आपको वो प्राइज मनी लीगली फॉर्म में ट्रांसफ़र होगी ना। क्या इनकम टैक्स के हिसाब से बेटिंग, गैम्बलिंग और हॉर्स रेसेस जो है वो क्या वो लीगल है? इनकम टैक्स नहीं बोलता कि आप लीगल काम कीजिए या इनलीगल काम कीजिए। इनकम टैक्स सिर्फ ये बोलता है अगर आपने किसी भी सोर्स से अर्न किया है, प्लीज़ पे द टैक्स, और वो अमाउंट लीगल हो जाता है। तो इसलिए अगर आपने बेटिंग, गैम्बलिंग से भी किया है तो इनकम टैक्स की नज़रों में वो इलीगल या लीगल नहीं है, वो सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम है जिसको वो टैक्स करके लीगल बना देंगे। इलीगल वही होता है जो इनकम टैक्स की नज़रों में इलीगल अमाउंट वही है जिसके ऊपर आप टैक्स नहीं भरते हैं। नाउ कुछ GST की इम्प्लीकेशंस भी इसके ऊपर है, ऑनलाइन बेटिंग एंड गैम्बलिंग के ऊपर, जिसमें GST डिपार्टमेंट ने ये बोला है कि अगर गेम ऑफ चांस है और गेम ऑफ स्किल है, मान लीजिए गेम ऑफ चांस यानी बेटिंग एंड गैम्बलिंग इन्वॉल्व है अगर आपकी गेम्स में, तो उस केस में 28% GST है। अगर बेटिंग एंड गैम्बलिंग इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ स्किल इन्वॉल्व है, तो उस केस में 18% GST है ना। ये बहुत ही डिस्प्यूटेड एरिया है कि कौन सा गेम बेटिंग एंड गैम्बलिंग का है, कौन सा स्किल का है, कौन सा चांस का है। इसके लिए बहुत से केस लॉज हैं और अलग अलग केस और फैक्ट्स के हिसाब से देखा जाता है कि किस पे 28% टैक्स लगेगा, किस में 18% टैक्स लगेगा। जो ऑनलाइन कंपनीज़ हैं जो कि ये खिलाती है गेम्स, वो जो कमीशन चार्ज करती है प्लेटफॉर्म का, उसके ऊपर भी 18% GST चार्ज किया जाता है। ये प्रपोज़ल गवर्नमेंट अब ला रही है कि जो गेम ऑफ स्किल है और गेम ऑफ चांस है, यानी बेटिंग और गैम्बलिंग है या आइदर बेटिंग गैम्बलिंग नहीं है, जिस गेम्स में इन्वॉल्व नहीं है, तो भी उसमें भी 28% टैक्स आना चाहिए। ऐसा GST जो GST मीटिंग्स, काउंसिल की जो मीटिंग्स होती है उसमें ये डिस्कस किया जा रहा है। होपफुली ये टैक्स 28% तक जा सकता है। जो हॉर्स रेसेस है उनके केस में भी GST 28% है, जो कि डायरेक्टली बेटिंग अमाउंट पे लगता है। कसिनोज़ के केस में GST जो है वो 28% है, जो कि ये बोला जा रहा है कि ये प्रपोज़ किया जा रहा है कि अब एंट्री पे जो भी हम चिप्स परचेज़ करते हैं, उस चिप्स को परचेज़ करते समय हम टैक्स लगाएंगे, ना कि एवरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग अमाउंट पे। तो कुछ चेंजेस इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से आ रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में, गैम्बलिंग इंडस्ट्री में, ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा रश हो रहा है, तो गवर्नमेंट उससे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये हाई प्रोन एरिया है, यहाँ पे लोग एंटरटेनमेंट के लिए सारी चीज़ें करते हैं, तो टैक्स वहाँ से आसानी से निकल सकता है। इसलिए गवर्नमेंट ये सोच रही है कि 28% टैक्स लेवी करके वहाँ से कलेक्ट कर लिया जाए, जो कि प्रेजेंटली 18% है। तो ऑनलाइन बेटिंग एंड गैम्बलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। इसमें जो बाहर की कंपनीज़ है, जो फॉरेन कंपनीज़ है, वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है, जो कि TDS भी डिडक्ट नहीं करती है, और उसकी लायबिलिटी जो गेमर है उसके ऊपर आती है कि उसको अपने रिटर्न फाइल करते समय ये शो करना है कि उन्होंने कितना अमाउंट पे किया है, और फ्लैट 30% के हिसाब से उनको टैक्स भरना है।
होप आपको समझ में आया होगा कि गेमिंग इंडस्ट्री में टैक्सेस कैसे कैसे होते हैं। इसमें बहुत सारे और अप्स एंड डाउन्स है जो कि केसेस और फैक्ट्स के हिसाब से चेंज होते हैं। अगर आपका केस इनमें से फॉल करता है जिसमें मैंने डिस्कस किया है तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अगर आपका केस इनमें फॉल नहीं करता तो बहुत से केसेस को डील करते हुए एक कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने आपको बता दिया है कि इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ऐसा गेमिंग इंडस्ट्री में टैक्सेबल किया जाता है और उसके हिसाब से आप रिटर्न फाइल करते हैं। मेक श्योर कि आपने रिटर्न फाइल किया है। अगर आपने कोई गैम्बलिंग या बैटिंग या ऑनलाइन गेमिंग प्ले किया है तो हम फाइनेंशियल ट्री कंपनी में सारी सर्विसेज देते हैं रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड और कंसल्टेंसी से रिलेटेड। प्लीज़ विजिट अवर वेबसाइट financialtreecompany.com और मेल अस ऑन company financialtreecompany.com. We'll surely reply you. Thank you.